स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के इंट्रोडक्शन और इसके अकरेंस को कवर कर चुके थे। इससे छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सबको मैंने क्लियर कर दिया है। देखिए, कुछ लोगों का बार बार फोन आ रहा है कि ऑफलाइन क्लास कब शुरू होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। निश्चित रूप से नई जोश नई ऊर्जा के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग ऑनलाइन जुड़े रहिए और ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ऑक्सीडेशन स्टेट को कवर करेंगे। इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहला चीज हम लोग सीखेंगे कि इसका रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, कि नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीकरण अवस्था कहां से शुरू होकर कहां तक जाएगा। तो आपको एक पहले भी हम लोग ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबेल गैस पढ़े थे, वहां भी एक ट्रिक बताए थे कि रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालते हैं। तो मैं पुनः बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-8 प्लस n। और n क्या है, कोई पूछे, n है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ चुके होंगे। तो बताओ, नाइट्रोजन फैमिली का हम रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। तो देखो, तो यहाँ 5 - 8 2 क्या हो जाएगा, +5। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ -3 2 +5। इसका मतलब क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन फैमिली के जो सदस्य होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से शुरू होकर +5 तक जा सकता है। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 तक जा सकता है। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लियर हुआ कि इनका रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कहां होता है, -3 to +5 होता है। क्लियर है। अब प्रश्न उठता है कि यह ऑक्सीडेशन स्टेट दो प्रकार के प्रदर्शित करते हैं। एक को कहेंगे निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, एक को कहेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने के मात्र दो कारण हैं। यह दो ही कारणों से यह निगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है। पहला कारण क्या है कि यह क्या करता है, या अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। क्या कारण है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए। और दूसरा कारण क्या है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये ऋणात्मक और धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। और ये क्यों इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं, स्टेबल कन्फिगरेशन नोबेल गैस के तरह प्राप्त करने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि यह निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, तो कारण क्या है। देखिए, नाइट्रोजन फैमिली का जो विन्यास होता है NH2NP3 होता है। यह 3 इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर ले अपने से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से, तो नोबेल गैस के तरह अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेंगे, जिसके कारण यह -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी प्रदर्शित करते हैं, और नाइट्रोजन है जो केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन में हम आए तो नाइट्रोजन फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 होता है। ठीक है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण घटती है, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। याद रखिएगा। अब प्रश्न होता है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर घटेगी कि बढ़ेगी। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर घटेगी, क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी में वृद्धि होती है। ठीक है। नाइट्रोजन से जब ही हम नीचे आएंगे बिस्मथ की ओर, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। ठीक है। जिसके कारण यह
बिस्मथ जो होते हैं वो नहीं चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें, वह इलेक्ट्रॉन को या तो शेयरिंग करेगा, ठीक है, इसलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर घटेगी, याद रखिएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण घटती है। तो इन तमाम बातों को मैं नोट करवा देता हूं, पहले ये रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को आप नोट करें। तो पहले निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को आप समझ लीजिए। अभी पता है कि नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों का विन्यास जो होता है NH2NP3 होता है, अतः यह 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से ग्रहण कर लेते हैं और नोबेल गैस के तरह अस्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए यह -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए यह कैल्शियम फॉस्फाइड है, क्या है इसका नाम, कैल्शियम फॉस्फाइड है। यहाँ देख रहे हैं छोटू, यहाँ हमारा फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछे कि निकालो, तो आपको पता है कि कैल्शियम का +2 होता है, तो यहाँ 3 दूनी के +6 हुआ, +6 हुआ तो इधर जाएगा तो -6 हुआ, तो एक फास्फोरस का -3 हो गया, आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार हम एग्जांपल ले रहे हैं CH3N2, इसका नाम हो कैल्शियम नाइट्राइड, इसमें भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3। अमोनिया का नाम सुने हैं NH3, इसको अमोनिया कहते हैं छोटू, इसका बहुत फेमस नेम है, इससे क्वेश्चंस लॉन्ग पूछा जाएगा, इसको डिटेल हम लोग अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन का +1, 3 एकम -3, 3 एकम +3, तो इधर जाएगा बराबर के, तो इसका -3 हो जाएगा। इसी प्रकार PH3 को हम लोग फॉस्फीन कहते हैं, अब दिशाला गैस है, फॉस्फीन है, यह फास्फोरस का हाइड्राइड है, इसमें भी फास्फोरस का -3 है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे नाइट्रोजन फैमिली के जो सदस्य हैं, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो रहा है। इसी प्रकार आर्सेनिक के हाइड्राइड आप ले सकते हो ASH3, इसमें भी आर्सेनिक का -3 है, SbH3 ले सकते हो, और एंटीमनी का हाइड्राइड है, इसमें भी -3 है, ETC आप लिख सकते हो। बात आप समझ चुके होंगे। दूसरी चीज याद रखिएगा कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, यह व्यक्त करने की प्रवृत्ति ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर हमेशा याद रखिएगा घटेगी, क्योंकि धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, मेटालिक प्रॉपर्टी में वृद्धि होती है, और मेटालिक प्रॉपर्टी में वृद्धि होती है तो चाहेगा नहीं कि मैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करूं। धातु की प्रवृत्ति यह होती है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागे, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है, साइज बढ़ते जाता है, जिसके कारण मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ने के कारण यह -3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने की यह जो गुण होता है इसमें घट जाती है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस, याद रखिएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो इस ग्रुप के सदस्य हैं, या -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को अपने यौगिकों में प्रदर्शित करता है। वह कौन सा यौगिक है उसे भी याद रखिएगा। ऑर्गेनिक पढ़ाते समय हम आपको जहां नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड बताएंगे वहां भी इस फार्मूला को बताएंगे। देखो, इसको हाइड्राजीन कहते हैं, NH2, इसको क्या कहते हैं बेटा, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, या हाइड्रोजन का क्या हुआ, +2 एकम +2, तो इसका -2, इसका -2, हाइड्राजीन हो गया। PH2, सिंगल बॉन्ड PH2, आप इसी को P2H4 भी लिख सकते हो। इसी को हम लोग कहते हैं डाइफॉस्फीन, या इसी को कहते हैं फास्फोरस डाइहाइड्राइड। इसका 2 नाम है, याद रखिएगा, डाइफॉस्फीन, या इसी को कहते हैं हम लोग फास्फोरस डाइहाइड्राइड। यहां भी देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का हुआ +4 एकम +4, तो इधर जाएगा तो -4, तो एक फास्फोरस का हमारा -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 हो सकता है। बात समझ चुके होंगे। एक और कंपाउंड है हाइड्रोक्सी एमीन, NH2OH। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं, एमीन चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी आएगा, एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन।
एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी यह मिलेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट समझ लीजिए, व्हिच हाइड्रोक्साइड आयन पर -1 चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर +1, तो 2 एटम +2 में से 1 निकल गया, +1 को इधर भेजेंगे तो -1। यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना हम आपको रेडॉक्स रिजेक्शन में भी सिखा चुके हैं। इसके साथ ही वैसे बच्चे जो रेडॉक्स रिजेक्शन को नहीं पढ़े हैं या अच्छे ढंग से कहीं से नहीं पढ़ के आए हैं, उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाए होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां भी डिटेल अध्ययन एकदम फाड़ू ट्रिक्स के द्वारा समझाए हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकाल लिया जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना बिल्कुल आना चाहिए, इसे नोट करें। हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों का कॉमन ऑक्सीडेशन याद रखिएगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है तथा +5 होता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, याद रखिएगा। और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? इनर्टनेस ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग और केमिकल रिजेक्शन। आपको समझा चुके थे, इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्वेश्चंस भी बनवाए थे। कहने का तात्पर्य हुआ कि इसके नीचे है बिस्मथ, एंटीमनी है, यह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करेगा। लेकिन यह इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा +5 से। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का डिटेल चर्चा हम लोग ऑक्सीजन फैमिली में कर चुके हैं, तो उसे एक बार जरूर देख लेंगे। एग्जांपल हम कुछ लेके दिखा रहे हैं आपको कि इसमें हमारे नाइट्रोजन फैमिली के सदस्य +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे प्रदर्शित करते हैं। NCl3 एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो इसका क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं कहूँ PCl3, इसका हो जाएगा +3। इसी प्रकार मैं कहूँ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका +5 होगा। नाइट्रोजन जो होते हैं अपने पेंटा हैलाइड का निर्माण नहीं करते, बता चुके हैं, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल नहीं होता। एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि फास्फोरस अपने पेंटा हैलाइड पेंटाक्लोराइड का निर्माण करता है, जबकि नाइट्रोजन अपने पेंटा हैलाइड का निर्माण नहीं करता, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल अनुपस्थित रहता है। तो हम लोग एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन जो होते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक जो होते हैं, कौन कौन से एबनॉर्मल प्रॉपर्टी को शो करते हैं और उसका कारण क्या है। ये बात हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। इसी प्रकार मैं कह दूं छोटू, यहाँ देखो P2O5, या इसी को आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है P4O10 भी लिख सकते हो। याद रखिएगा एक जल अवशोषक पदार्थ है। जल P2O5 का प्रयोग हम लोग जल अवशोषक पदार्थ के तौर पे करते हैं। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड जल अवशोषक के रूप में यूज करते हैं। ऑर्गेनिक में भी धड़ल्ले से यूज होता है। यहाँ देखिए 5 दूनी के 10, एक फास्फोरस का +5। साइन कन्वेंशन माथे में ही चलना चाहिए। इसी प्रकार मैं कह दूं, ध्यान देना, AS2O3, या इसी को ऐसे लिख देगा AS4O6। इसी का नाम है आर्सेनिक, इसका नाम है आर्सेनिक का ये ऑक्साइड है। कोई पूछे कि नाम क्या है, तो आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, इसको क्या कहेंगे? आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड। यहाँ देखो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ भी देखो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसी फॉर्म को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप लिख सकते हो Sb2O3, ठीक है, या इसी को लिख सकता है Sb4O6, इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। बात आप समझ चुके होंगे कि यह +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है। इन ग्रुप के सभी सदस्यों का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है छोटू? +5 होता है। BiF5, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ETC लिख सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा नोट में, देखिए नाइट्रोजन का साइज क्या होता है? छोटा होता है, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होता है, और इसके पास p मल्टीपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, जिसके कारण यह सभी ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात -3 से लेकर
+5 तक अपने यौगिकों में प्रदर्शित करता है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को भी बता रहे हैं, तो नोट में लिख लीजिएगा कि नाइट्रोजन का साइज छोटा तथा विद्युत ऋणात्मकता उच्च होता है। नाइट्रोजन का साइज छोटा कमा विद्युत ऋणात्मकता उच्च होता है तथा इसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए यह सभी ऑक्सीडेशन स्टेट पोस्ट में -3 से +5 को प्रदर्शित करता है। देखिए कैसे प्रदर्शित करता है नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा। या -3 से लेकर के इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लियो बेटा, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्लियर कर रहे हैं ऊपर से। छोटू यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए यह NH3 है जिसको हम अमोनिया कहते हैं। इसमें देख रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। इसको हाइड्रोजन अभी पढ़े NH2, आप इसी को लिख सकते हैं N2H4 हाइड्रोजन है -2 देख रहे हैं कि नाइट्रोजन अपने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को इस कंपाउंड में प्रदर्शित कर रहा है। इसको नाइट्रोजन कहते हैं, नाइट्रोजन गैस या डाई नाइट्रोजन कह सकते हो। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ध्यान दीजिएगा। अब छोटू देखो N2O, इसी को हम लोग लफिंग गैस कहते हैं, और आपको पता है कि यह न्यूट्रल ऑक्साइड होता है जनरली, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया कि नहीं? अरे -2 को बराबर के इधर भेजेंगे तो +2, तो एक नाइट्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड। एक है NO, ये भी उदासीन ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, देख रहे हो कि नहीं? -2 तो इसका +2 हो गया। N2O3, इसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसका देखो -2 तो 3 दूनी के 6, तो इधर भेजेंगे +6, तो एक नाइट्रोजन का +3 हो जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं N2O3, इसका नाम क्या होगा? डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, या सिंपली बोल सकते हो छोटू नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। यहाँ ध्यान दीजिए NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या इसी को कहेंगे N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। याद रखिएगा, आप केवल बोल सकते हो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। याद रखिएगा NO2 मॉलिक्यूल जो होते हैं डाइमेराइज होते हैं। डाइमेराइज का मतलब होता है इसके 2 अणुओं का आपस में सटना। ट्राइमेराइज का मतलब 3 अणुओं का सटना। जब NO2 डाइमेराइज होता है तो N2O4 का निर्माण होता है, ठीक है। ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि NO2 डाइमेराइज होकर बनाता है N2O4, इसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। यहाँ देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दूनी के 4 +4, यहाँ 4 दूनी के 8 -8 को इधर भेजेंगे +8, तो एक नाइट्रोजन का +4 देख रहे हो। यहाँ ध्यान दो N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। बात आप समझ गए हो। देख रहे हैं कि तमाम यौगिकों में नाइट्रोजन -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक प्रदर्शित कर रहा है। एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी इनके अम्लीय नेचर को पूछ देता है, इसको भी नोट में आप याद रखिएगा। कोई पूछे कि N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5, यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +3 +2 +1 है, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा, इसमें सबसे एसिडिक नेचर का होता है, मोर एसिडिक होता है, मोर एसिडिक। तो नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड जो होता है मोर एसिडिक होगा? N2O5, ठीक है। ऑक्सी एसिड की भी
एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको तरीका बताए थे कि जिस ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ही अधिक होगा वह एसिड उतना ही प्रबल अम्लीय होगा, आपको बताए थे। तो वह ट्रिक तो आपको बता चुके थे, इसे भी याद रखिएगा, इसे नोट करें। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस कुछ बता रहे हैं, उसका जवाब आपको देना है ऑक्सीडेशन स्टेट से संबंधित। ये छोटे छोटे 6 मल्टीपल चॉइस हम क्वेश्चंस दिए हैं, इसका उत्तर आपको देना है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट किस ऑक्साइड में सर्वाधिक होगा। आपको चुनना है कि यह नाइट्रोजन का ऑक्साइड, इसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर्वाधिक होगा। कोई भी एलिमेंट स्वतंत्र अवस्था में हो, अपरूप के अवस्था में कोई तत्व हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य होता है। कोई पूछे कि हीरा में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य, चारकोल में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य, कोई मिश्र धातु में किसी तत्व का, ब्रास में कोई पूछे कॉपर और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य, कोई पूछे कि बताओ सोडियम अमलगम में सोडियम और मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य, सब लिखवा चुके हैं आपको। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आपको चुनना होगा इसमें से। बिस्मथ का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इनर्ट फेयर इफेक्ट में बनवा चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन से। ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड 2018 में रिपीट किया गया था, बहुत बच्चे गलत बनाए थे और कुछ विद्वान शिक्षक गण हैं वो भी गलत ही आंसर लगा दिए थे। वो लोग तो इंतजार में रहते हैं कि आरिफ सर का उत्तर कब आएगा कि मिला ले बेटा। तो किसी के उत्तर से नहीं, जो कंसेप्ट दिया जाता है उस कंसेप्ट के द्वारा आप प्रश्न को बनाएं। जो प्रश्न आपसे नहीं बनता उसको हाथ भी नहीं लगाना है, मेरा थ्योरी है। ये नहीं कि चलो ए मार दो, बी मार दो, ठीक है, पीर बाबा का नाम लेके मार दो, ठीक है, माता जी का नाम लेके मार दो, बेटा ऐसे कुछ नहीं होगा। जो पढ़े हो कंसेप्ट वाइज उसी प्रश्न को बनाओ। किसी कंपटीशन में तुक्का लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। तुक्का एक बार लगा सकते हो सही, बार बार तुक्का सही नहीं होता है। निम्न में से कौन लाफिंग गैस है, तो कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में भी। NO2 डाइमेराइज होकर देता है, 5 से 4 ऑप्शन है, टिक लगाना है। किस यौगिक में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट से संबंधित छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से उसका उत्तर दीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, इसे नोट करें। आइए हम लोग इसके दूसरे प्रॉपर्टी का डिस्कस करें। कॉपी में हेडिंग आप दे दीजिएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। इसका हिंदी हुआ हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, या आप इसी को लिख सकते हो छोटू दूसरे तरफ से कि रिजेक्शन विथ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया, रिजेक्शन विथ हाइड्रोजन। ध्यान से इसे समझिएगा। देखिए, जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं वे हाइड्रोजन से संयोग करके EH3 टाइप अर्थात ये अपने ट्राईहाइड्राइड, वोलाटाइल ट्राईहाइड्राइड का निर्माण करते हैं, जिसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर हो जाने के कारण इसका शेप पिरामिडल होता है। तो पहला बात आप यहां एक लाइन याद रखिएगा कि ये हाइड्रोजन से संयोग करके, संयोग का मतलब रिजेक्शन करके, संयोग करके EH3 टाइप, EH3 E का मतलब है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, NH3, PH3, ASH3, BIH3 हो सकता है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 E का मतलब, अब लिख देते हैं EH3 टाइप। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है बेटा? वोलाटाइल का मतलब उड़नशील। वोलाटाइल ट्राईहाइड्राइड का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं जिसमें सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन होगा? ग्रुप 15 के तक। तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तथा इसके ऊपर, तथा इस पर एक लोन पेयर होने के कारण इसका शेप
पिरामिडल होता है। पिरामिडल कहो या बाई पिरामिडल, बात एक है, पिरामिडल होता है, पिरामिडल होता है। तो ये सब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में सीख चुके हैं। जैसे देखिए, क्योंकि यही है ग्रुप ई और इसके हाइड्राइड हम बना रहे हैं EH3 टाइप हाइड्राइड। यहाँ कुछ एग्जांपल देख लीजिए कैसे बनाता है EH3 टाइप। EH3 टाइप हम हाइड्राइड का एग्जांपल ले रहे हैं। ट्राई हाइड्राइड यहाँ लिख देते हैं बेटा, ट्राई हाइड्राइड। ई क्या है कोई पूछे, ई क्या है, तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। देखिए ये अपने कॉमन नाम से बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। NH3 को हम लोग नाइट्रोजन हाइड्राइड या नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका फेमस नाम है अमोनिया। अमोनिया के नाम से ये जाना जाता है। PH3 को हम लोग कहते हैं फॉस्फीन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ASH3 इसको आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड या आर्सेनिक हाइड्राइड बोल सकते हो। इसको अर्शाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। SbH3 इसको एंटीमनी हाइड्राइड बोल सकते हो आप, या इसी को कहते हैं एस्टिबीन। और BiH3 बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड या बिस्मथ हाइड्राइड बोल सकते हो, इसी को हम लोग बिस्मथाइन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो देख रहे हैं कि अपने ट्राईहाइड्राइड का निर्माण किया NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। कोई पूछे कि इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल होगा। कैसे बनता है उसको भी देख लीजिए। ऊपर वाले थ्योरी को हम मिटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ मिटा रहे हैं छोटू। यहाँ ध्यान, इससे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं बता रहे हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसे, ठीक है। छोटा पहला बात याद रखें कि EH3 अपने ट्राईहाइड्राइड का निर्माण करते हैं, जिसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। देखो अब कैसे, अब E के जगह पर यहाँ E बना देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, और इसके ऊपर लोन पेयर बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं पिरामिडल से, ध्यान दीजिएगा। अब कोई पूछे, इसी को कहते हैं हम लोग EH3 टाइप हाइड्राइड। अब बताओ ध्यान से, कोई पूछे कि NH3 का शेप बनाओ, तो E के जगह पर N लिख देना है, NH3 हो जाएगा। यहाँ P बना दोगे तो PH3 हो जाएगा, AS बना दोगे तो ASH3 हो जाएगा। अब बताओ, यही सिग्मा बॉन्ड, यही सिग्मा बॉन्ड, यही सिग्मा बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन पेयर हम निकाल रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जोड़ रहे हैं। तो बताओ बॉन्ड पेयर यहाँ कितना है, 3 है, लोन पेयर 1 है, यह 4 हुआ, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, sp3 हुआ। वो ठीक है। इसका कोई पूछे कि ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, परंतु शेप क्या होगा, एक लोन पेयर उपस्थित होने के कारण इसका शेप पिरामिडल कहो या बाई पिरामिडल होता है, याद रखिएगा। अब देखिए, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड में ऐसे ही डायरेक्ट पूछ दिया। बिहार बोर्ड के क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं है, कोई स्तर ही नहीं है, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। गांव देहात में भी इंटरमीडिएट की कोचिंग खुल गई है भाई। इंटरमीडिएट को आसान नहीं समझिए, यही IIT JEE है, यही नीट है, यही सारी कंपटीशन इसमें छुपा हुआ है। जितने गहराई के साथ पढ़ेंगे बेटा, उतना ही हमको मजा आएगा। जितने गहराई में जाएंगे उतना ही बेहतर, स्वाद अनुसार उतना ही पानी की क्वालिटी बेहतर होती है। उसी प्रकार जितने ही गहराई के साथ किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, उतना ही उससे बेहतर अमृत निकलेगा। और यदि वो अमृत आप पी लिए तो दुनिया का हर कंपटीशन को आप क्रैक कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपसे पूछ दे कि NH3 का शेप पिरामिडल होता है क्यों, तो इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा। डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर शेप बनाइएगा और उसका उत्तर लिख दीजिएगा। PH3 का शेप पिरामिडल होता है क्यों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो आप प्रश्न में यहाँ दे रहे हैं, इसको लिखना है। क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यहाँ आपको 2 लिख के लाना है। NH3 का शेप पिरामिडल होता है
क्यों, कैसे लिखिएगा बता रहे हैं। क्वेश्चन दे देगा pH3 का शेप पिरामिडल होता है क्यों, होता है क्यों। अब देखिए क्या कीजिएगा, जैसे बना है ऐसे बना दीजिएगा। NH3 का शेप ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। अब लिखिएगा क्या, आप लिखिएगा कि NH3, ये चाहे तो आप इतना लिख सकते हैं कि EP बराबर BP प्लस LP। लिखिएगा कि NH3 में नाइट्रोजन का परसंकरण sp3 होता है, लेकिन नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका शेप पिरामिडल होता है। लेकिन ये शेप बनाना होगा एग्जाम में, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लैंग्वेज लिखने से मतलब नहीं है। एग्जामिनर जानना चाहता है कि बच्चा को NH3 का शेप बनाना आता है कि नहीं, इसका स्ट्रक्चर बनाना आता है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि दो छोटे छोटे प्रश्न आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। आप लिख सकते हैं कि NH3 में नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, जिसके कारण इसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल होता है। आप साइड में चाहे तो ये बात लिख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3, और लंबा चाहे तो उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन सटीक उत्तर लिखना होगा। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम इसके हाइड्राइड जो पढ़े हैं इसके प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा, कौन सा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अधिक होगा, इन हाइड्राइड में किसका बॉन्ड एंगल अधिक होगा, किसका कम होगा, ठीक है। इसके हाइड्राइड से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके थर्मल स्टेबिलिटी किसका हाई होगा, किसका लो होगा। अभी स्टेट का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा हुआ था कि इसका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ कि कौन ज्यादा अस्थायी होगा, कौन कम अस्थायी होगा। तो इसे नोट करें, इसके ट्राई हाइड्राइड के हम प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, तो इसके हाइड्राइड के हम लोग पहले प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा गर्म करने पर, ठीक है। किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किसका कम होगा, जिसको तापीय अस्थायित्व के हम लोग नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह NH3 है छोटू, ध्यान दीजिएगा, यह PH3 है, यह हमारा ASH3 है, आर्सेनिक का हाइड्राइड है, एंटीमनी का हाइड्राइड है, और बिस्मथ का हाइड्राइड है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इसमें सबसे अधिक थर्मल स्टेबिलिटी NH3 का होता है। कोई पूछे क्यों, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बंध होगा वह छोटा होगा, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात कह सकते हैं कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है तो तोड़ने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगा। तो कोई पूछे कि इसका थर्मल स्टेबिलिटी हाई है, अर्थात यह क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। कोई कहे क्यों, तो लिखना क्योंकि, कारण भी हम एक एक लाइन में लिखते हैं, क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होता है, हाई होता है। तो कोई पूछे कि इनका थर्मल स्टेबिलिटी का क्रम कौन सा सही होगा, तो NH3 इज मोर स्टेबल देन BiH3। यह कहेंगे हम लोग लेस स्टेबल है, क्या लिख सकते हैं, लेस स्टेबल है। दूसरा आता है प्रॉपर्टी छोटू इसका, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अकारक का गुण। देखिए इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है इनके हाइड्राइड में, यहां ध्यान दीजिएगा, यह NH3 है, यह PH3 है, यह ASH3 है, यह SbH3 है, और यह BiH3 है। इसमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बिस्मथ हाइड्राइड होगा। कोई पूछे क्यों, कोई पूछे काहे होगा, तो कहिएगा इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, यह आसानी से विखंडित होकर हाइड्रोजन देता है। ड्यू टू, यहां कारण लिख रहे हैं, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने के कारण, इसका बंधन विघटन ऊर्जा कम होने के कारण यह पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। बात आप समझ चुके होंगे। यह C नंबर कई बार पूछा गया है, बेसिक नेचर, ठीक है, बेसिक नेचर, या ध्यान दीजिएगा बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। देखिए इसके हाइड्राइड जो होते हैं
इसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। ड्यू टू लोन पेयर, या हिंदी में लिख देते हैं कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर के कारण यह लेविस बेस के तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, व्यवहार करते हैं, ये तो हो गया कि लेविस बेस के तरह व्यवहार करते हैं। देखिए यही NH3 है, अभी बताए हैं हम आपको, इसके ऊपर ऐसे लोन पेयर होता है और यह लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी देखे थे कि आप लोन पेयर डोनेट करके जो होता है NH3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है, या लिगेंड के तौर पे जब काम करता है, इसलिए लेविस बेस, सारे लिगेंड जो होते हैं लेविस बेस होते हैं, आपको बताए थे। इसी प्रकार इसी को हम NH3 लिख देते हैं, ऐसे समझने के लिए इसे लिखे हैं। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं छोटू PH3 लिख सकते हैं, SH3 लिख सकते हैं, SBH3 लिख सकते हैं, BiH3 लिखते हैं। कोई पूछे कि भैया ये लेविस बेस के तरह क्यों बिहेव करता है, कहिएगा इसके सेंट्रल एटम के ऊपर, इसके सेंट्रल एटम के ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इस डोनेट करते हैं, इसलिए यह लेविस बेस के तरह बिहेव करते हैं। अब बताओ ये लेविस बेस के तरह बिहेव करते हैं, तो ये चारों हाइड्राइड जो दिया है, पांचों हाइड्राइड सॉरी, इसमें सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? तो इसमें सबसे अधिक क्षारीय NH3 होता है। अब इसका कारण सुनो, देखो नाइट्रोजन का तो पहला साइज छोटा होता है, जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है तो इजिली यह डोनेट कर देता है, यह इजिली अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया, इसलिए यह प्रबल क्षारीय हो जाएगा। और बिस्मथ का साइज बड़ा होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, लोन पेयर की डेंसिटी होती है, कम होता है, जिसके कारण यह आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाता है बनिस्बत NH3 के, इसलिए BiH3 लेस बेसिक होगा। यह क्या होगा बेटा? लेस बेसिक होगा। और ये क्या होगा? NH3 मोर बेसिक होगा। तो कारण कोई पूछे तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है और ये आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है। यहां मैं लिख देता हूं, ऊपर उसको लिख लेना, इसी चीज को यहां लिख देता हूं। नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और यह आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर देता है, आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर देता है। अब आपसे क्वेश्चंस पूछे कोई कि NH3 PH3 से प्रबल क्षार होता है क्यों, तो आप जवाब दीजिएगा, दोनों का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, जवाब दीजिएगा नाइट्रोजन की साइज फास्फोरस के तुलना में छोटा होता है, जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ जाती है और ये आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है। अतः PH3 के तुलना में NH3 प्रबल क्षार होता है। तो इनके पांचों हाइड्राइड में सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? NH3। तो इसे नोट करें, हम इसके बॉन्ड एंगल पर, इसके बॉइलिंग पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे कंपटीशन में भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। फटाफट नोट करें। इसके बॉन्ड एंगल को समझ ले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बॉन्ड एंगल इसके हाइड्राइड का कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, इसको समझिए। देखिए ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड दिए हैं, इसमें जानते हैं आप, इसके हाइड्राइड है, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, तो इसकी ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल हुआ, शेप चूंकि पिरामिडल होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं कि सबका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि भाई 109 डिग्री 28 मिनट से कम क्या हो गया? VSEPR थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, वहां भी हम लोग अध्ययन किए हैं कि देखो कि सबसे अधिक विकर्षण लोन पेयर में होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, उसके सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है। ध्यान दीजिएगा,
तो इसके हाइड्राइड में इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच जो विकर्षण होता है, इसके बॉन्ड पेयर के विकर्षण से ज्यादा होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का विकर्षण जो होता है वो इसके बॉन्ड पेयर के विकर्षण से ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। कोई पूछे कि इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम क्यों हो गया, तो आप कहिएगा कि इसके हाइड्राइड में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो विकर्षण होता है वह बॉन्ड पेयर के विकर्षण से ज्यादा होता है, जिसके कारण इसकी बॉन्ड एंगल घट जाता है। बात क्लियर है। अब आइए इसके बॉन्ड एंगल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, नाइट्रोजन से हम लोग विषमत की ओर बढ़ते हैं तो इसका साइज बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, साथ ही इसकी विद्युत ऋणात्मकता घटता है। हम लोग विद्युत ऋणात्मकता भी देख चुके हैं, जिसके कारण क्या होता है, साइज बढ़ रहा है और विद्युत ऋणात्मकता घट रहा है, जिसके कारण जो होता है बॉन्ड पेयर के बीच विकर्षण घट जाता है। इसके बीच जो विकर्षण होने वाला इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर के विकर्षण जितना ही अधिक होगा वो फैलेगा, तो विकर्षण घट जाता है, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल हमारा घट जाता है। तो इस बॉन्ड पेयर के बीच विकर्षण ज्यादा होता है, साइज छोटा होने के कारण, तो विकर्षण ज्यादा हुआ तो बॉन्ड एंगल इसका बढ़ गया और इसमें विकर्षण कम हुआ तो बॉन्ड एंगल घट गया। तो NH3 का बॉन्ड एंगल अधिक हो गया 107.8 डिग्री, याद रखिएगा, और बिस्मथ के हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल घट गया। कोई पूछे क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर विकर्षण कम होता है। काहे कम होता है, साइज छोटा, साइज बड़ा और विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण। इसके बॉन्ड एंगल का भी क्रम आप याद रखिएगा। इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आपसे कैसे पूछेगा याद रखिएगा। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि NH3 का, या आपको लिख के लाना, NH3 का बॉन्ड एंगल PH3 से अधिक होता है क्यों, अधिक होता है क्यों, कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछ सकता है कि PH3 का बॉन्ड एंगल ASH3 से अधिक होता है क्यों। क्या लिखिएगा, सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा एग्जाम में ऐसे प्रश्न जाए तो दोनों को बना दें। NH3 के शेप को बना दीजिएगा, ऐसे बॉन्ड एंगल जरूर आप बना दीजिएगा। कितना होता है, 107 भी लिख सकते हैं, 107.8 डिग्री। यहाँ बना सकते हैं PH3 का, आप 93 डिग्री भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे हिंदी की किताब 93.6 डिग्री लिख सकते हो। अब आप लिखिएगा उत्तर क्या, परीक्षा में सुनिए, लिखिएगा कि फास्फोरस का साइज नाइट्रोजन के साइज से बड़ा होता है। उल्टा लिखो या सीधा लिखो, तुम्हारी मर्जी। तथा फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से कम होता है, जिसके कारण PH3 में बॉन्ड पेयर विकर्षण कम होता है, बॉन्ड पेयर विकर्षण कम होता है, इसलिए NH3 का बॉन्ड एंगल PH3 से अधिक होता है। उलट के लिखना है तो लिख सकते हो कि नाइट्रोजन की साइज छोटा तथा विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से अधिक होने के कारण इसके में बॉन्ड पेयर में विकर्षण ज्यादा होता है, फलस्वरूप बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। यही 2 नंबर का उत्तर हो गया। और ये बना दीजिएगा तो आपको सटीक 2 में 2 अंक देगा। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण आशा विश्वास भरोसा है कि ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप निश्चित रूप से एग्जाम में हल करेंगे, बोर्ड एग्जाम में, और आप हर इसको जरूर लिखिएगा। एक क्वेश्चन और आप लिख लीजिएगा कि PH3 का बॉन्ड एंगल ASH3 से अधिक होता है क्यों, इसे नोट करें। हम इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं और सॉल्युबिलिटी पे। तो इसके E नंबर प्रॉपर्टी को हेडिंग दे दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पर चर्चा करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसके हाइड्राइड पर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा छोटू। यह NH3 है, पहले समझ लीजिए, यह PH3 है, यह ASH3 है, यह SbH3 है और यह BiH3 है। देखिए NH3 जो होगा ये अपने अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण करता है।
एच बॉन्ड बनाने का तरीका क्या आपको ट्रिक बताए थे, फोन प्लस हेडफोन, ठीक है, जिसमें होगा वो एच बॉन्ड बनाएगा। और जो ये फॉस्फीन है, आर्सेनिक के हाइड्राइड, एंटीमनी के हाइड्राइड है, बिस्मथ के हाइड्राइड है, इनके अणुओं के बीच छोटू कौन बल कार्य करता है, वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल फोर्स क्रियाशील होगा। और वांडर वाल फोर्स के तुलना में एच बॉन्ड मजबूत होते हैं। तो अब देखिए इन चारों में सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा, बिस्मथ के हाइड्राइड का, ठीक है, इसमें वांडर वाल फोर्स अधिक लगेगा। वांडर वाल फोर्स के मैग्नीट्यूड बिस्मथ हाइड्राइड के जो अणु होंगे उनके बीच अधिक लगेगा, ठीक है, और फॉस्फीन के अणुओं के बीच कम लगेगा। तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, अधिक हो गया। अब देखिए H बॉन्ड बनाता है जिसके कारण NH3H बॉन्ड बनाता है जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट PH3 और ASH3 से अधिक हो जाता है। तो इसका क्रम कैसे पूछेगा याद रखिएगा, यहां लिख देते हैं कि NH3 अपने अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण करता है, निर्माण करता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट PH3 और ASH3 से अधिक होता है, ठीक होता है, क्योंकि इसको तोड़ने में H बॉन्ड को अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। कैसे H बॉन्ड बनाता है देख लीजिए, यही NH3 है। आप H बॉन्ड जैसे मन करे वैसे बना सकते हो, ये भी H बॉन्ड बना लेगा, ये भी H बॉन्ड बना लेगा दूसरे NH3 का अणुओं के साथ, H N H H डॉट डॉट बना दो। आप इस पे दे सकते हो, ध्यान देना, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा निगेटिव, इस पे डेल्टा निगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, और इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड या सिंपली H बॉन्ड बोल सकते हो। तो देख रहे हो कि NH3 अपने ही अणुओं के साथ H बॉन्ड बनाते हैं और इस अतिरिक्त H बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, इसलिए PH3 और ASH3 के तुलना में NH3 का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, कई बार जेई में पूछा जा चुका है। सबसे अधिक सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट PH3 का, उसके बाद क्या हो जाएगा ASH3 का, उसके बाद NH3 का, उसके बाद हमारा SbH3 का, और उसके बाद आ जाएगा बिस्मथ हाइड्राइड का। इसका BP क्या होगा, BP हाई होगा। यह कई बार क्रम जेई और नीट में पूछा गया है, याद रखिएगा, जेई और नीट में पूछा गया। अब इसके मेल्टिंग पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए H बॉन्ड के कारण ही इंटरमॉलिक्यूलर, नोट में यहां लिख लीजिएगा कि इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड के कारण ही NH3 का मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। सभी हाइड्राइडों में NH3 का MP सबसे अधिक होगा। तो सबसे कम PH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद SbH3, उसके बाद NH3। इसका MP क्या होगा, MP सबसे हाई होता है। बात समझ चुके हैं। अब इससे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, देखिए कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से अधिक होता है, क्यों, ठीक है, पूछ सकता है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ASH3 से अधिक होता है, क्यों। इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है हम बता रहे हैं, उसको आप घर लिख के लाइएगा। अब आ रहे हैं सॉल्युबिलिटी पे, बिलियता पे, कि ये जल में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। F नंबर प्रॉपर्टी पे चलेंगे। जितना ही डिटेल बेटा पढ़ोगे उतना ही आगे जाओगे, उड़ के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता,
देखो यह NH3 है, यह PH3, SH3, यह SBH3, यह BiH3। यह क्या करेगा, H2O के साथ H बॉन्ड बनाएगा, H बॉन्ड बनाता है, इसलिए यह क्या होगा, वाटर सोलेबल होता है। वाटर सोलेबल, या हिंदी में लिखना है तो लिखो जल में घुलनशील। तुमको बड़ा हिंदी में कंफ्यूजन अंग्रेजी में होता है। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, घुलनशील, जल में घुलनशील होता है। और देखो यह क्या करता है, जल के साथ H बॉन्ड नहीं बनाता, H बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए क्या होते हैं, इसलिए जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, याद रखिएगा। देखिए कैसे जानेंगे कि H बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो इसको भी पुनः हम याद रखेगा ट्रिक्स। फोन कई बार बता चुके, FON, फोन प्लस हेडफोन, तब ना हेलो हेलो करेगा रजाई में लुका के बोलो। अरे फोन रहेगा उसमें ईयरफोन लगा लेते हो, तबे ना कान में लगा के हेलो हेलो करते हो। अभी हम फोन का मतलब क्या है, इसको रटना है, फोन प्लस क्या बेटा रटोगे, हेड फोन, हेड फोन, हेड फोन। जिसमें होगा वह H बॉन्ड बनाएगा। H बॉन्ड की शर्त क्या है कि उस यौगिक में उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों में से कोई एक का होना जरूरी है, तथा इसके साथ हाइड्रोजन एटम का जुड़ा होना जरूरी है। यदि किसी यौगिक में यह हो तो वह H बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो H बॉन्ड का निर्माण नहीं करेगा। तो आइए हम लोग प्रश्न के दुनिया में आते हैं। यार थोड़ा सा ध्यान लिख लीजिए। अब कोई आपसे पूछ दे, बताओ क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से कौन H बॉन्ड का निर्माण करेगा। आपसे ऑप्शन दे दें यहां, PH3, NH3, C नंबर में दे दे ASH3, D नंबर में दे दे SBH3। कैसे पकड़ोगे, देखो इसमें तो फोन है, हेडफोन है, परंतु फोन नहीं है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि फोन भी है, FON में से कोई एक होना चाहिए, हेडफोन भी है, यही H बॉन्ड बनाएगा। इसमें हेडफोन है परंतु फोन नहीं है, हेडफोन है परंतु फोन नहीं है, तो NH3H बॉन्ड का निर्माण करेगा। इसी आधार पे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको उत्तर देना है। उसके बाद लिखने वाले हम प्रश्न का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। आपसे यह क्वेश्चन दे रहे, क्वेश्चन 2 बताओ, निम्न में से कौन H बॉन्ड नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। ये सब प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया है। HCl, B नंबर में H2O, C नंबर में दे देगा आपसे छोटू, यहां ध्यान दीजिएगा HF, D नंबर में कोई नहीं। आपको जवाब देना है कौन H बॉन्ड नहीं बनाएगा। देखो इसमें फोन है, हेडफोन है, H बॉन्ड बनाएगा। फोन है, H बॉन्ड, हेडफोन है, H बॉन्ड बनाएगा। इसमें हेडफोन है परंतु फोन नहीं है, या H बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो उत्तर हमारा ए हो जाना चाहिए। अब लिखने वाला हम प्रश्न दे रहे हैं, पहले से नोट करें। ये 2 लिखने वाला प्रश्न आपको दे रहे हैं, इसको पढ़ के जाइएगा। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से अधिक होता है, क्यों? तो सबसे पहले जब ही बॉइलिंग पॉइंट देते तो समझ जाना, और जरूर H बॉन्ड से बात है तो H बॉन्ड आप बना दीजिएगा। देखो ये H बॉन्ड कैसे बनाते हैं, आप जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं। H बॉन्ड कैसे बना देना है, डॉटेड 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 H N H H, ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। इसको डॉट कर देना, इसको भी डॉट कर देना।
देखो कैसे समझेंगे कि H बॉन्ड से दो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच हाइड्रोजन ब्रिज का कार्य करना चाहिए। आप चाहें तो इस पर डेल्टा निगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, ये भी सॉरी इस पर डेल्टा निगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा निगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। ये एक प्रकार का दुर्बल आकर्षण बल है जो अणुओं के बीच में लगता है। और यहां देख रहे हैं नॉट फॉर H बॉन्ड। अब देखिए उत्तर कैसे लिखिएगा, H बॉन्ड NH3 में दिखा दीजिएगा और PH3 के अणु H बॉन्ड नहीं बनाएंगे। PH3 अणुओं के बीच वान डेर वाल्स फोर्स क्रियाशील होगा, ठीक है। अब देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, बना दीजिएगा। अब लिखिएगा कैसे कि NH3 के अणुओं के बीच, या इसी को आप दिखा दीजिए H बॉन्ड, यह क्या है H बॉन्ड। लिखिएगा कि NH3 के अणुओं के बीच H बॉन्ड का निर्माण होता है, या NH3 अपने अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जबकि फास्फोरस का साइज बड़ा और विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण PH3 H बॉन्ड का निर्माण नहीं करते, या PH3 के अणु जो होते हैं H बॉन्ड का निर्माण नहीं करते। अतः H बॉन्ड को तोड़ने में, इस H बॉन्ड को तोड़ने में अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से अधिक होता है। बात लिख लीजिएगा। ऐसे कई तरह के इस तरह के प्रश्न हम बहुत बार बनवाए होंगे, आपको 11th में भी बनवाए होंगे, पिछले चैप्टर में भी बनवाए होंगे। लिख लीजिएगा, क्या लिखेगा कि NH3 अपने अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जबकि फास्फोरस का साइज बड़ा और विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण ये अपने अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। अतः H बॉन्ड को तोड़ने में अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से अधिक होता है। बात आप समझ चुके होंगे। एक दूसरा क्वेश्चन दिए हुए हैं छोटू कि NH3 जल में घुलनशील होता है जबकि PH3 नहीं, क्यों? इसका भी यही कारण, यदि कोई अणु जल के साथ H बॉन्ड का निर्माण करता है तो जल में घुलेगा, या नहीं तो पोलर होगा तो जल में घुलेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, ये थ्योरी आप मैट्रिक में भी पढ़ते हैं, जहां विलीयता पढ़े होंगे, हम भी पढ़ाएंगे आपको सॉल्यूशन में। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं यही NH3 का अणु है, NH3 का अणु है, जल के साथ H बॉन्ड कैसे बनाएंगे यहाँ देख लीजिए, यही जल है। आगे आप बना सकते हैं, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा निगेटिव, यही हमारा क्या बना लिया, जल के साथ H बॉन्ड बना लिया। और यहाँ लिख सकते हैं कौन सी, PH3 नॉट फॉर्म्स H बॉन्ड। अब इसका भी उत्तर लिख सकते हैं कि NH3 जल के अणुओं के साथ H2 है, जल के अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जबकि PH3 के अणु जल के साथ H बॉन्ड का निर्माण नहीं करते, इसलिए NH3 जल में घुलनशील होता है और PH3 नहीं। और कैसे जानेंगे H बॉन्ड सही है, दो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु जो किसी अणु में होते हैं, ढक लो, देखो इसके बीच H आना चाहिए, दो दिलों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको H ब्रिज कहते हैं। ये डेल्टा निगेटिव पॉजिटिव नहीं दे सकते, हमेशा हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव और उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर डेल्टा निगेटिव, एक प्रकार का दुर्बल आकर्षण बल है जो अणुओं के बीच लगता है। क्या लिखिएगा कि NH3 जल के अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण करता है, जबकि PH3 नहीं, इसलिए NH3 जल में घुलनशील होता है, PH3 नहीं। बात समझ चुके होंगे। इसका उत्तर आप जरूर लिखिएगा, प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, उसे घर पे बनाइएगा, नोट करें। इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है कि बॉन्ड एंगल का सही क्रम है, BP का सही क्रम है ऑप्शन, और किसका MP सर्वाधिक होगा, अभी बताए हैं। एक चीज याद रखिएगा कि नाइट्रोजन, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, नाइट्रोजन अपने एक विशेष हाइड्राइड, नाइट्रोजन अपने एक विशेष हाइड्राइड का निर्माण करता है, जिसे हाइड्राजोइक एसिड कहा जाता है, जिसे हाइड्राजोइक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखिए, N3H। इसी को हम लोग हाइड्रोजन एजाइड कहते हैं, यही एजाइड आयन है, ध्यान दीजिए, N3-, इसको एजाइड आयन कहते हैं।
तो हाइड्रोजन एजाइड भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, हाइड्राजोइक एसिड, इसी को हाइड्रोजन एजाइड कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, NH3 को अमोनिया कहते हैं और N3H को हाइड्राजोइक एसिड। निर्माण करता है नाइट्रोजन अपने विशेष हाइड्राइड का निर्माण करता है जिसे हाइड्राजोइक एसिड कहा जाता है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसको भी देख लीजिए, हाइड्राजोइक एसिड का ध्यान दीजिएगा। यही हमारा हाइड्राजोइक एसिड का स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 निगेटिव चार्ज है, फॉर्मल चार्ज, इसलिए 2 2 4 2 6 बढ़ रहा है, इसलिए निगेटिव चार्ज है। 1 2 3 4 एक लॉस किया, इसलिए यहाँ फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव राइज कर रहा है। 1 2 3 और 2 5, इसको भी याद कर लीजिए, इसको एजाइड आयन कहते हैं। N3 माइनस को एजाइड आयन कहा जाता है, एजाइड आयन कहा जाता है। हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत में हम लोग ये पहला केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन किया, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। इसको डिटेल देखें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन के प्रतिक्रियाशीलता को देखेंगे, और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, नाइट्रोजन फैमिली के जो सदस्य मेटल के प्रति कैसे क्रियाशील होते हैं, इसको डिटेल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।